मैंने आज भी कुछ ऐसी बातें करनी है जो बहुत ही बेसिक्स हैं, लेकिन उसका हमें अंदाजा ही नहीं है कि वो जब हम साथ जो है वो पढ़ते हैं तो हमें अंदाजा ही नहीं होता कि ऐसा भी जो है वो सोचने वाली बात होती है, क्योंकि हम जाहिर है उस तरह से हमारी तवज्जो नहीं होती कॉन्सेप्ट पे। या याद रखिए, कल हमने जो सबसे पहली बात की थी वो ये थी कि प्रोफेज वन जो है उसके अंदर G2 फेज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सॉरी, मियोसिस वन में के इंटरफेज में G2 फेज नहीं होता, क्योंकि ये एक इंतहाई इलोंगेटेड फेज होता है जो प्रोफेज वन होता है। ठीक है, इंतहाई इलोंगेटेड होता है। और क्योंकि ये प्रोफेज वन इंतहाई इलोंगेटेड होता है, उसकी वजह से जो सारी एक्टिविटीज होती हैं वो G2 की वो इसमें ही हो रही होती हैं। वो प्रोफेज वन में ही G2 की एक्टिविटीज हो रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक और बात आप लोगों के जहनों में जो है वो रहनी चाहिए कि प्रोफेज वन की आपने जितनी एक्टिविटीज पढ़ी हैं टिल नाउ, ठीक है, टिल टुडे आपने जितनी भी एक्टिविटीज पढ़ी हैं उसके हवाले से एक बात ध्यान में रखिए कि अगर ये एक आपका सेल है और इस सेल में जो भी एक्टिविटीज आपने पढ़ी वो सारी की सारी थी न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, आपने सारी एक्टिविटीज न्यूक्लियस के अंदर पढ़ी। अभी न्यूक्लियस डिसोसिएट नहीं हुआ। जो प्रोफेज वन और माइटोसिस के प्रोफेज में फर्क है ना, सबसे पहला उसमें एक चीज जहन में रखने रखने वाली है, वो ये है कि माइटोसिस के प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसोसिएट हो जाती है। माइटोसिस प्रोफेज जो है इट डिसोसिएट्स द द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसोसिएट्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं इसकी ये जो है मियोसिस में, तो मियोसिस में प्रोफेज वन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होती। ये सारी एक्टिविटीज जितनी आपने कल तक पढ़ी हैं, दीज ऑल एक्टिविटीज आर अकरिंग इनसाइड द न्यूक्लियस विद विद कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो हमारा होता है, हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे माइटोसिस का प्रोफेज हुआ वैसे ही मियोसिस का प्रोफेज वन होगा। प्रोफेज वन में जितनी आपने एक्टिविटीज पढ़ी हैं वो भी न्यूक्लियस में। इसका मतलब है बाकी एक्टिविटीज जितनी हैं, यानी G2 वाली एक्टिविटीज जितनी हैं वो इस वक्त कहाँ हो रही हैं? वो इस वक्त बाहर की तरफ हो रही हैं। बाहर जो है वो सारी प्रेपरेशन की जा रही है, एटीपी भी जमा की जा रही है, फिर उसके बाद आप जो है वो साइक्लिन्स को भी रेडी कर रहे हैं। ठीक है, साइक्लिन्स को भी आप रेडी कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस को भी आप जो है वो यहाँ पर रेडी कर रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर फॉस्फेटेजेस जो है उनका भी इंतजाम करना है। ठीक है, याद होगा आप लोगों को ये सारे G2 के चेक पॉइंट से जो भी कुछ है वो सारा न्यूक्लियस से बाहर हो रहा है। लेकिन जो आपने ये फेजेस पढ़े थे जिसमें से एक कल मेरे जो है वो जेहन से निकल गया था, वो भी हम लिख लेते हैं। ये वाला यहाँ पर लेप्टोटीन जो है ये फेज, ये जो है ये फेजेस ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है, सो अब इसमें यहाँ पर आइए कि ये जो जितने भी फेजेस हैं ये सब हो गए। अब जो सिचुएशन है इस वक्त वो सोचने वाली है कि प्रोफेज वन के एंड पे होता क्या है। प्रोफेज वन के एंड पे प्रोफेज वन फिनिशेस, प्रोफेज वन वन जो है वो फिनिश हो जाता है। जब प्रोफेज वन जिस वक्त फिनिश होता है तो उस वक्त जो कंडीशन होती है न्यूक्लियस की वो क्या होती है, जरा गौर कीजिएगा। उस वक्त कंडीशन न्यूक्लियस की ये होती है कि न्यूक्लियस में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोहेसिन की वजह से जुड़े हुए होते हैं और उन्होंने आपस में क्लाज्मेटा बनाया हुआ होता है, यानी कि उनके जो नॉन जो उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो ओवरलैप हुए हुए होते हैं इस तरह से। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दो क्रोमोसोम के साथ यही सिचुएशन बनाकर दिखा देता हूँ। जाहिर है आपने अगर 46 की पेयरिंग करनी है तो 46 तो आप सारे शो नहीं कर सकते यहाँ पे। सो ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये जो कंडीशन इस वक्त है ये आपके पास है न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर एक जो काम हुआ है ना, जिसने इन क्रोमोसोम्स को अलहदा किया है, वो ये है कि या आप यूं कह लीजिए कि ये जो बाउंडेड क्रोमोसोम्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से अलहदा होना शुरू करते हैं। कैसे? आप ये देखिए, इसी को दोबारा से आप एनहांस करें। जब आप इसी को एनहांस करेंगे तो आपको एक बात कल ही पता लग गई थी, वो ये थी कि अगर इसके एक क्रोमेटिड के साथ दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ने किया हुआ है, पेयरिंग की हुई है इस तरह से, तो क्योंकि इसका एक सेगमेंट इधर चला गया है और इसका एक सेगमेंट इधर चला गया है,
तो आप लोगों को याद होगा कल मैंने आपको क्या कहा था कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो ऐसे करके ओवरलैप किया हुआ होगा इसने ऐसे, तो ये ओवरलैप हुए हुए हैं। या इसकी जो प्रॉपर डिपिक्शन है उसको हम कल वाली डायग्राम से देख लेते हैं। ये जो डायग्राम है यहां से देखिए कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हुए हैं। नीचे करते हैं, ये देखिए ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हुए हैं। इन्होंने ये जो क्रॉस बनाया हुआ है कोहेसिन की वजह से, जो क्रॉस बनाया हुआ है उसकी वजह से आपने इसको क्या कह दिया कि ये क्याजमेटा की फॉर्मेशन है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो क्याजमेटा होता है जब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए जाते हैं तो प्रोफेज 1 के एंड पे क्याजमेटा को खत्म कर दिया जाता है। क्याजमेटा फिनिशेस, क्याजमेटा जो है उसको फिनिश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब क्याजमेटा को फिनिश करने की कोशिश की जाती है तो क्याजमेटा तो फिनिश हो जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ कोहेसिन, सम कोहेसिन्स आर स्टिल अटैच्ड। ये वो चीज है जो समझने की है। याद रखिए आपने क्याजमेटा बनाया, क्याजमेटा को आपने जो है वो खत्म कर दिया। क्याजमेटा वो क्रॉस था जो कोहेसिन की वजह से बना हुआ था। कुछ कोहेसिन्स जो हैं वो अभी भी अटैच रहेंगी। इन कोहेसिन्स के अटैच रहने की वजह से जो ये क्रोमोसोम है ये एक दूसरे के से कंप्लीटली जो है वो डिटैच नहीं होंगे, बल्कि अगर आपने इसको इधर से अटैच कर लिया ना, ये देखिए, तो ये एक साइड से अटैच रहेगा, दूसरी साइड से डिटैच हो सकता है। मतलब अभी एंजाइमेटिक वर्किंग चल रही है, इधर से ये अभी भी अटैच है। किसकी वजह से? कोहेसिन की वजह से इधर से भी अटैच्ड है। लेकिन जो है वो बाकी एरियाज जो हैं वो इसके डिटैच हो चुके हैं। डायकाइनेसिस के एंड पे जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे से अभी भी अटैच्ड होते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स दोनों एक दूसरे से अभी भी अटैच होते हैं, ठीक है। अगले फेज में क्या होता है? अगले फेज में जो मेटाफेज का फेज है उसमें क्या होता है, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं और काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल इन क्रोमोसोम्स को सेल के सेंटर में जमा कर देते हैं। ये देखिए अब ये ऐसे है और उसके साथ जो है वो ये तकरीबन इससे अलग हो चुका है। कुछ कोहेसिन्स की वजह से अभी भी अटैच हुआ हुआ, ठीक है, कुछ कोहेसिन्स की वजह से अभी भी अटैच्ड है। इधर से जो है वो आना शुरू हो गए हैं क्या, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल आके आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल आके जितने क्रोमोसोम्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जितने हैं, उन सब को जो है वो मेटाफेज प्लेट के मिडल में जमा कर देंगे, यानी दरमियान में। ये देखिए ये दरमियान में जमा हो जाएंगे। मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, ठहरिएगा। ये जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, आपको याद होगा आपने कहा था टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर मतलब रस्साकशी दरमियान में। अब ये जो इस वक्त दरमियान में जितने भी क्रोमोसोम्स जमा हुए हुए हैं ये इस वक्त कितने हैं जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने यहां पर अब थोड़ा सा इस बात पे गौर करना है कि माइटोसिस और मियोसिस के मेटाफेज में क्या फर्क है। बेटा माइटोसिस का जो मेटाफेज होता है उसमें जो मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम जमा होते हैं वो इस तरह से होते हैं, यानी वो सिर्फ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होता है जिनको आके काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल आकर ग्रैब करते हैं और इनमें से एक जो है वो डिटैच होकर इधर चला जाता है और एक डिटैच होकर इस तरफ आ जाता है। ये याद रखिए कि ये माइटोसिस का मेटाफेज है। इस सूरत में क्या होगा कि जब अभी ये डुप्लीकेटेड है, जब एक इधर जाएगा तो इधर भी जब ये दरमियान में से आधा होगा तो एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर सिचुएशन देखिएगा, यहां पर क्या है कि दरमियान में 46 होमोलॉग एक दूसरे के साथ, बल्कि इसको 46 नहीं कहेंगे, ये असल में क्या है, ये 23 है। 46 तो ये थे ना, ये 46 थे। अगर आप इस पूरे को एक ग्रुप कंसिडर करें, आपको ये बात पता होनी चाहिए बेटा, ये जो पूरा ग्रुप बनता है, खास तौर पे जो मैंने पीछे बनाए हैं ये वाले, इसको आप पता है क्या नाम देते हैं? इसको आप टेट्राड, टेट्राड का नाम देते हैं 4 क्रोमेटिड्स की वजह से, और 2 सेंट्रोमियर की वजह से आप इसको कहते हैं बाइवेलेंट। तो अब जरा गौर कीजिए बात के ऊपर, मेटाफेज प्लेट जो है उस पे यहां पर जो जमा हो रहे थे वो 46 क्रोमोसोम थे। यहां दरमियान में मेटाफेज प्लेट में जो अरेंज किए जा रहे हैं वो 23 टेट्राड्स हैं, ठीक है। 23 टेट्राड्स का क्या मतलब है कि ये 23 एक साइड पर और 23 दूसरी साइड पर होमोलॉग जमा हुए हैं। अब आप इसको काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल को जब वापस की तरफ खींचेंगे, पोल्स की तरफ खींचेंगे, तो आपको क्या पता लगेगा कि 23 इधर चले जाएंगे, क्योंकि 23 टेट्राड थे ना। जब आप 23 को जो है
23 के टेट्राड्स को अलहदा करेंगे तो 23 जो है वो क्रोमोसोम एक साइड पर चले जाएंगे, 23 दूसरी साइड पर चले जाएंगे। मैंने आपको क्या कहा था कि ये एक सिंगल, ये 2 क्रोमोसोम शुमार होंगे कि एक शुमार होगा? कल क्या बात हुई थी हमारी? जी बेटा, ये एक काउंट होगा, ये जो पूरा ग्रुप है ये एक ही काउंट होगा। अगर ये एक काउंट होगा तो इसका क्या मतलब है, इस तरफ जो जाएगा वो एक क्रोमोसोम होगा, इस तरफ जो जाएगा वो एक क्रोमोसोम होगा, ये दूसरा तीसरा। इसका मतलब है ये जो आपके पास डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, 23 एक पोल पे चले गए, 23 एक पोल पे चले गए, तो अब आगे जब दोबारा नए सेल बनेंगे, गौर कीजिए, जब आगे नए सेल बनेंगे तो उनके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? डुप्लीकेटेड सही, लेकिन 23 क्रोमोसोम होंगे। ये देखिए, ये दूसरा सेल बन रहा है यहाँ पे, इसके अंदर 23 है, क्योंकि ये हैं इस फॉर्म में, लेकिन 23 है। ठीक है, तो क्योंकि ये 23 एक एक पोल पर पहुंच रहे हैं, 23 पहुंच रहे हैं, लिहाजा M1 को ही आप क्या कहते हैं? M1 को ही आप रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, क्योंकि एक सेंट्रोमियर पे जुड़े 2 क्रोमेटिड्स को एक क्रोमोसोम शुमार किया जाएगा। लिहाजा एट द एंड 23 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम एक तरफ आएंगे, 23 डुप्लीकेटेड दूसरी तरफ आएंगे। सो आप अगले बनने वाले दोनों सेल को क्या कहेंगे कि अगले बनने वाले दोनों सेल क्या हो चुके हैं? हैप्लॉइड हो चुके हैं। ठीक है, ये है रीजन कि आप M1 को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। अब यहां पर मैंने एक बात और करनी थी। हाँ, माइटोसिस और मियोसिस में जो फर्क है उसमें ये सबसे बड़ा फर्क है बेटा कि मेटाफेज प्लेट, आप समझ लीजिए कि ये मैं दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस वक्त मेटाफेज प्लेट के ऊपर। ठीक है, मेटाफेज प्लेट के ऊपर जब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो सामने वाजे तौर पर क्या नजर आ रहा है कि इसकी मेटाफेज प्लेट पे दरमियान में 46 डुप्लीकेटेड है, यहां आपके पास 23 है टेट्राड। ठीक है, जिसकी वजह से जो जब ये ऑपोजिट पोल्स पे जाते हैं तो ये 46 नहीं जाते, बल्कि 23 ऑपोजिट पोल्स पर जाते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी हुई है, और क्रॉसिंग ओवर जो है होने के बाद अब आपने जो है वो क्रोमोसोम्स को अलहदा कर दिया है। ठीक है, यहां अब एक बात आपने गौर करनी है, वो क्या है? क्रॉसिंग ओवर इज टोटली रैंडम। क्रॉसिंग ओवर एक तो ये नहीं जरूरी कि हर जगह पे क्रॉसिंग ओवर हो। एक बुक है बेंजामिन ए पियर्स, जेनेटिक्स की बुक है, उसमें वो क्या कहता है? उसमें वो कहता है कि सम टाइम एक जगह पर क्रॉसिंग ओवर इतनी ज्यादा होती है कि कुछ जीन्स एक दफा क्रॉस करते हैं, फिर दूसरी दफा क्रॉस करके वापस आ जाते हैं। मतलब ये है कि ये अगर 2 जीन्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर एक दफा क्रॉसिंग ओवर होगी, 2 क्रोमोसोम, सॉरी 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इनके ऊपर जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्रॉसिंग ओवर हुई, दोनों जीन दो सेगमेंट्स क्रॉस ओवर हुए थे वो ऐसे हो गए, दोबारा क्रॉसिंग ओवर हुई और वो वापस आ गए। तो वो कहता है कि सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ रीजन्स की क्रॉसिंग ओवर होती तो है, लेकिन दूसरे के साथ मुंसलिक होने की वजह से वो 2 दफा क्रॉस ओवर होके एक दफा ऐसे होते हैं, वापस वो सेगमेंट दोबारा अपने अपने ओरिजिनल क्रोमोसोम पे वापस चले जाते हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर टोटल रैंडम होती है। ये हरगिज जरूरी नहीं है कि सेल जो है वो बड़े मखसूस जीन्स की क्रॉसिंग ओवर कराए, बाकियों की ना कराए। क्रॉसिंग ओवर हमेशा रैंडम होगी, ये बात जरूरी है, और इसी क्रॉसिंग ओवर के रैंडम होने की वजह से इतनी वैरायटी आया करती है। ठीक है, इससे मैं आपको जो है ना वो एक मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो है वो ये एक क्रोमोसोम है, ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, और आपने जो है वो इसकी क्रॉसिंग ओवर कराई ऐसे। ठीक है, इसकी इसके आपने नॉन सिस्टर होमोलॉग के साथ इसकी क्रॉसिंग ओवर कराई, और एक सबसे बड़ा मसला आता है। वो मसला क्या आता है क्रॉसिंग ओवर में, वो पता नहीं आपके बुक में है कि नहीं, लेकिन एक क्रॉसिंग ओवर में एक बहुत बड़ा इशू क्या आता है कि ये जो होते हैं ना सेंट्रोमियर, अगर क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व हो जाए तो उसमें तो और भी ज्यादा इशू आता है कि सम टाइम डबल क्रॉस ओवर होता है, और सेंट्रोमियर हो जाने के बाद जो है वो सेंट्रोमियर जब क्रॉस हो जाता है तो वो अपनी जगह वापस आता भी है और नहीं भी आता। मतलब ये कि एक दफा क्रॉसिंग ओवर हुई, कुछ पार्ट्स दूसरी तरफ चले गए, फिर दूसरी बार किसी और जीन की क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से जो है कुछ जीन्स वापस आ गए। इसकी मिसाल देखिएगा, ये देखिए यहां पर हैं ABCDEF G, जी तक मैं लिख देता हूं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हुई ABCD की,
ए बी सी डी जो है वो इधर चले जाते हैं। अब क्या हुआ, जब इस रीजन की बारी आई ई एफ जी की बारी आई, तो ई एफ जी जो है उसने अपने साथ किसको इंक्लूड कर दिया, उसने अपने साथ जो है वो सी और डी को भी इंक्लूड कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, ई एफ जी तो इधर ही जाएंगे, लेकिन सी और डी तो पहले भी जा चुके हैं ना इधर। इधर जो 4 जीन्स गए हैं वो ए बी सी और डी हैं। अब अगर ई एफ जी क्रॉस होके लेफ्ट वाले क्रोमोसोम में, यानी ये लेफ्ट और राइट लिख देता हूं मैं, लेफ्ट वाले क्रोमोसोम में ई एफ जी जा रहे हैं और उन्होंने अपने साथ सी और डी वाला सेगमेंट दोबारा से जोड़ लिया है, तो अब क्या होगा कि इधर से सी और डी वो वापस अपनी उसी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, लेकिन इधर के ई एफ जी जो हैं वो लेफ्ट वाले क्रोमोसोम पे आ जाएंगे। तो सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो डबल क्रॉसओवर करके वापस अपने क्रोमोसोम में पहुंच जाते हैं जहां से वो दूसरे क्रोमोसोम में शिफ्ट हुए थे। तो क्रॉसिंग ओवर टोटली रैंडम होती है, और इसकी इस रैंडमनेस की वजह से क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा वैरायटी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये बात नहीं देखी जाती कि कौन सा जीन क्रॉस ओवर है कौन सा नहीं हो रहा। हर जीन जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ गया, ये जो दरमियान में मैंने ब्लैक कलर की लाइंस बनाई हैं, ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ना, तो जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ गए जीन, बस अब उन्होंने क्रॉसओवर होना है, चाहे वो डबल क्रॉसओवर हो तो चाहे वो सिंगल क्रॉसओवर हो, वो क्रॉसओवर होते हैं और उसके बाद फिर एक उतल फतल में मच जाती है, हर तरफ के जीन्स जो हैं वो इधर से उधर जा रहे होते हैं, और इस चक्कर में डबल क्रॉसओवर भी हो जाता है। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। सबसे पहले मुझे बताइए कि मेंडल सेकंड लॉ किसको आता है, जस्टिफाई करना है मेंडल के सेकंड लॉ को। मैं डेफिनेशन ही पूछ रहा हूं, वो तो आती होगी आप लोग। हम्म। ये चीज ठीक है, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया बेटा। मेंडल ने जो ट्रेट लिए थे ना, सीड कलर और सीड शेप के लिए थे, ठीक है। उसने ये कहा था, मैं मुख्तसर से बात करके आगे चलूंगा, उसने ये कहा था कि जब सेग्रीगेशन होती है, खास तौर पे जब उसने हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की बात की, तो उसने ये कहा कि जिस टाइम पे सेग्रीगेशन होती है उस टाइम पे जो गैमीट्स बनते हैं उनमें क्या होता है कि मियोसिस के दौरान ये जो गैमीट्स होते हैं इनमें जरूरी नहीं है कि कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ ही होगा। गैमीट्स इस तरह भी बन सकते हैं कि कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ या कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ होगा। स्मॉल आर भी कैपिटल वाई के साथ हो सकता है और स्मॉल आर भी स्मॉल वाई के साथ हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों जीन्स हैं, इन दोनों ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। यानी ऐसा नहीं होता कि जहां कैपिटल आर जाएगा वहीं स्मॉल आर जाए, वहीं कैपिटल वाई जाएगा, और जहां स्मॉल आर जाएगा वहीं स्मॉल वाई जाएगा। ये ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम कहां आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, जी तक जीन देख रहे हैं, ये सारे के सारे आपस में क्या हैं, ये सारे के सारे आपस में फिजिकली लिंक्ड हैं। और फिजिकली लिंक्ड होने की वजह से, और से देखिएगा अब यहां पर इनकी फिजिकल लिंकेज की वजह से क्या होगा कि ये अगर ए बी सी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो ए और बी की इकट्ठे होगी। अब इसमें जो सेग्रीगेशन होगी ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो असॉर्टमेंट होगी, फर्ज करें मैं दो जो है वो जीन्स को कंपेयर करता हूं, दो केसेस बनाता हूं, ए एंड बी, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं या नहीं, और ए एंड जी ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं या नहीं है, या ए एंड बी किस हद तक डिपेंडेंट है और ए एंड जी किस हद तक डिपेंडेंट है। जरा इन दोनों का कंपैरिजन करके मुझे जल्दी से जो है वो बताइए, कौन डिपेंडेंट है। कौन ज्यादा डिपेंडेंट है, ऐसे कह लीजिए। ए और बी एक दूसरे के ऊपर इतना डिपेंड करते हैं कि यहां पर आकर आपको कहना पड़ता है कि मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक्सेप्शन है।
मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सारे जीन्स पर अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जीन्स आपस में इतने फिजिकली लिंक्ड हैं कि जब ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं तो होता क्या है कि जो क्रोमोसोम है वो अपना पूरा पूरा सेगमेंट भेजता है। ऐसी सूरत में अगर ए बी और सी इकट्ठे जा रहे हैं तो ए बी और सी फिजिकल लिंकेज की वजह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कंप्लीटली अप्लाई नहीं होता, लेकिन बहुत से केसेस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मेरे पास ये है जी ए और यहां पर मेरे पास दूसरा जीन है जी। मैं इन दोनों के ट्रेड्स को कंपेयर कर रहा हूं। जब मैं इन दोनों के ट्रेड्स को कंपेयर करूंगा यानी ए और जी को, तो इनके तो आपस में है ही नहीं कोई ताल्लुक वास्ता, क्योंकि इनके दरमियान में जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो ए कहीं भी आ सकता है, जी कहीं भी आ सकता है, इनका तो ताल्लुक वास्ता है ही नहीं। तो इनके अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो सकती है, लेकिन ए बी सी, ए और डी, ए और सी, ए और बी, ये आपस में डिपेंडेंट हो सकते हैं। दैट इज वाई वी से दैट देयर इज एन एक्सेप्शन। और एक एक्सेप्शन और हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्रेड लिया ए, या एक ट्रेड मेरे पास है, फॉर एग्जाम्पल एक क्रोमोसोम है, उसका है क्रोमोसोम नंबर 2, ट्रेड मेरे पास है अल्फा, ठीक है। इसी तरीके से एक क्रोमोसोम है मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 10, वो उसमें एक ट्रेड है बीटा, ठीक है। अब मैं जब इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो बेटा क्या इन दोनों में कोई ताल्लुक वास्ता है? दूसरे क्रोमोसोम और 10वें क्रोमोसोम में तो ताल्लुक ही कोई नहीं है, क्योंकि दूसरे क्रोमोसोम ने, मुझे बताइए, दूसरे क्रोमोसोम ने अपना टेट्राड किसके साथ बनाना है? 10वें के साथ बनाना है। दूसरे क्रोमोसोम ने जो अपना टेट्राड बनाना है वो अपने ही होमोलॉग के साथ बनाना है। यानी ये 23 के सेट का दूसरा क्रोमोसोम है और ये दूसरे 23 के सेट का दूसरा क्रोमोसोम है। इसका मतलब है दूसरा क्रोमोसोम दूसरे के साथ ही टेट्राड बनाएगा, दूसरे और 10वें का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। ऐसी सूरत में यहां पर क्या मौजूद है? 100% इंडिपेंडेंस मौजूद है, यानी कि ये दोनों जो ट्रेड्स हैं ये दोनों के एक दूसरे के लिहाज से 100% इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो कुछ केसेस हैं जहां पर मेंडल का केस अप्लाई होता है, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है, सेकंड लॉ जो है मेंडल का, उसमें अप्लाई नहीं होता, ठीक है। उसमें जो फिजिकल है बहुत क्लोज लिंकेज वो अप्लाई नहीं होती। मुझे टाइम मिला और आप लोगों के कैम्बल में टॉपिक हुआ तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आप लोगों को जीन मैपिंग पढ़ाऊं। जीन मैपिंग इस कदर इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसकी कोई हद नहीं। और जीन मैपिंग जो है ना उसमें मतलब उसमें होता यह है कि आप अगली नस्ल में ये अंदाजा करते हैं कि कितने जीन्स में कितने परसेंट रिकम्बिनेशन हुई है, यानी कितने जीन्स कितने परसेंट जो है वो शिफ्ट हुए, ठीक है। बहुत मजेदार टॉपिक है ये। आप लोगों में से अगर कोई आप लोगों में से कोई जेनेटिक्स पढ़ रहा है इस वक्त? कोई है स्टूडेंट? आप लोगों ने कितनी पढ़ ली जेनेटिक्स? मेंडेलियन, अच्छा मेंडलिज्म क्रॉस किया, उसमें एक्सेप्शंस एपिस्टेसिस, प्लियोट्रॉपी, मल्टीपल एलील्स पढ़ ली? उसमें अब आगे जाके ना हो सकता है कि आपके जो है वो, क्योंकि जब आप उसके बाद आते हैं उसके ऊपर तो जीन मैपिंग आती है, बहुत ही मजे का टॉपिक है। तो उसमें ये चीज असल में शुमार होती है कि सबसे ज्यादा मुश्किल जीन मैपिंग जो है ना वो क्लोजली लिंक्ड जीन्स की होती है, क्योंकि आपको ये अंदाजा ही नहीं होता कि यार ये किधर से, ये कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इन दो ट्रेड्स की आपस में जो रिकम्बिनेशन है वो 1% है, तो इसका मतलब पता क्या होता है कि ये दोनों ए और सी को जब आप कंपैरिजन करते हैं तो अगर इनके दरमियान में रिकम्बिनेशन 1% है तो इसका मतलब है इनके दरमियान में सिर्फ एक जीन मौजूद था, इस वजह से इनके अंदर जो रिकम्बिनेशन आई है वो इतनी कम आई है। बहुत जबरदस्त किस्म की जो है वो इंटरेस्टिंग किस्म का, मैथमेटिकल किस्म का जो है वो ये टॉपिक है जीन मैपिंग। खैर मैं आ रहा था कि ये जो मियोसिस का एंड है उसके अंदर आकर जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो टोटली रैंडम होती है। दूसरी बात जो यहाँ पर ज़हन में रखनी है बेटा आपने, वो क्या है? वो है द मूवमेंट टुवर्ड्स पोल इज टोटली रैंडम। जो पोल्स की तरफ मूवमेंट है वो भी टोटली रैंडम है। यानी क्या पता लगता है इससे? पता ये लगता है
कि अगर आपके पास ये एक टेट्राड बना हुआ है तो इस टेट्राड में ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि आप तो इसको ऐसे बना रहे हैं कि ये वाला हमेशा लेफ्ट पे जाता है, ये वाला हमेशा राइट पे जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे बनाने में और रियलिटी में बड़ा फर्क है। मतलब अगर मैं इस चीज को ऐसे करके बनाता हूँ, ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे, अब कुछ भी हो सकता है, ये कहीं पर भी जा सकते हैं, ठीक है, डबल डबल जो हैं ये कहीं पर भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से आप कहते हैं जो असॉर्टमेंट होती है, मूवमेंट टुवर्ड्स पोल, ये टोटली रैंडम होती है। एक और चीज आप आखिर में, एक और चीज भी इतनी रैंडम होती है जिसकी वजह से आप कहते हैं कि एवोल्यूशन आई है, और वो है फर्टिलाइजेशन। मेल 200 मिलियन क्रोमोसोम 200 मिलियन स्पर्म्स बनाता है, और 200 मिलियन स्पर्म्स बनाने की वजह से कोई भी स्पर्म जाकर एग को फर्टिलाइज कर सकता है, और ऐसी सूरत में आगे जो है वो क्या होता है, आगे वो आके जाकर फर्टिलाइज करता है, तो उसी स्पर्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अगले बच्चों में आता है। तो बुनियादी तौर पे जो रैंडमनेस है उसकी वजह से एवोल्यूशन आती है। ये आपकी कैम्बल में भी लिखा हुआ है, ये सिमंस में भी लिखा हुआ है, बेंजामिन में भी लिखा हुआ है, किसी भी बुक में आप देख सकते हैं जाकर। आप लोग, मुझे नहीं पता आप लोग कौन सी बुक कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है हर बुक में आपको मिल जाएगा। एक बात और मैं आपको आखिर में बताता चलूं कि अब आप M2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है, M2 मियोसिस 2, मियोसिस 2 जो है जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको पता लगता है कि देयर इज नो एस फेज। हाँ भाई, एस फेज क्यों नहीं है? तो बहुत इजी आंसर है, एस फेज क्यों नहीं है? हैं जी, एस फेज इसलिए नहीं है कि डीएनए और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये ऑलरेडी डुप्लीकेटेड हैं। और एस फेज आप क्यों चलाते हैं? एस फेज आप इसलिए चलाते हैं कि अगर ये एक क्रोमेटिन थ्रेड था तो इसको आपने, सॉरी मैं गलत बना दिया, अगर ये आपने एक क्रोमेटिन थ्रेड था तो उसको आप जब एस फेज से गुजारते थे तो बेसिकली आप उसको डुप्लीकेट करते थे ना। अब तो पहले ही डुप्लीकेटेड है तो कोई एस फेज नहीं होगा, ठीक है। अब एस फेज नहीं होगा, अब आप इसको बिल्कुल उस तरह से चलाएंगे जैसे माइटोसिस चलती है, ठीक है। अब माइटोसिस और मियोसिस 2 में क्या फर्क है? माइटोसिस और मियोसिस 2 में एक बड़ा ही जो है वो बारीक सा फर्क है, और वो आपके लिए जानना जरूरी है। वो क्या है कि यहाँ जो M2 है उसमें मेटाफेज प्लेट में जो दरमियान में क्रोमोसोम के डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम अरेंज होते हैं बेटा, ये वाले क्रोमोसोम होते हैं टोटल 23 जो मेटाफेज प्लेट पे आए हैं, ठीक है। जबकि जब आप माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस पे जो मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होते हैं वो सारे क्या हैं? वो सारे हैं 46, वो 46 होते हैं, ठीक है। दरमियान में अरेंज होने वाले 46 होते हैं। लिहाजा उसमें क्या होता है, इधर भी 46 जाते हैं, इधर भी 46 जाते हैं। यहाँ मेटाफेज प्लेट पे क्या हो रहा है, इधर जो है जब आप करेंगे तो इधर 23 जाएंगे, इधर 23 जाएंगे, ठीक है। जब ये सिचुएशन होगी तो फिर आप क्या कहेंगे कि अब 4 सेल बनेंगे, 2 पहले ही थे, 2 मजीद डिवाइड हो गए, तो अब 4 बनेंगे हैप्लॉइड सेट वाले। और कोई भी चारों में से एक भी गैमीट दूसरे से सिमिलर नहीं होगा। इन शॉर्ट 200 मिलियन स्पर्म्स जो बनेंगे उनमें से एक स्पर्म भी दूसरे के साथ सेम नहीं होगा, एंड दिस विल बी द वैरायटी ऑफ स्पर्म्स, एंड इट विल बी रिजल्टिंग टू मच वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग्स कंपेयर्ड टू पेरेंट्स। ये वजह होगी इनके उसकी वेरिएशन की। जी बेटा, आप लोगों ने अगर कोई सवाल पूछना है तो बताइए। जी बेटा। हम्म। हाँ हाँ, साइनेप्टोनिमल। जी 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 वो वो हो गई होगी, मिस इंटरप्रिटेशन हो गई होगी। वो जो दरमियान में से अलहदा होंगे वो, हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जो दरमियान में से वो अलहदा होंगे वो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटेगा। वो मेरा ख्याल है मैंने अल्फाज की गड़बड़ हो गई। जो दरमियान में से जब वो अलहदा होंगे ना, जिस वक्त वो होगा डायकाइनेसिस होगा, डायकाइनेसिस होगा, तो दरमियान में से जो टूटना शुरू होगा वो असल में शुरू होगा वो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स।
जो उनको जिसने नॉन सिस्टर होमोलॉग्स के दरमियान में पेयरिंग करवाई थी। तो अगर मैंने कोहेसिन बोल दिया है तो इसमें आप फिर ये ध्यान में रखिए कि जो दरमियान में से अलहदा करेगा उनको, उसको टेट्राड को अलहदा करेगा, कोहेसिन से वो जुड़े रहेंगे, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटेगा, बाकी फिनोमिना वही है। हाँ जी, क्योंकि काइनेटोकोर कॉम्प्लेक्स तो बनेगा कहीं जाकर डायाकाइनेसिस में, क्रॉसिंग ओवर हो रही है पैकिटीन में, ठीक है, जो तीसरा फेज है उसका प्रोफेज वन का, तो उस वक्त हो सकता। हो सकती है। नहीं 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 नहीं, उनका ये देखिए ना, देखिए ये जो फर्स्ट क्रोमोसोम है वो फर्स्ट ही रहेगा, वो लेफ्ट पे जाता है या राइट पे ये रैंडम होगा, ठीक है। वैसे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये क्रोमोसोम नंबर तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, हमने नेमिंग दी हुई है, लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो इनकी मूवमेंट है ये टोटली आप यूं कह लीजिए कि होगी उसी नंबर पे, वो क्रोमोसोम उसी नंबर का रोल प्ले करेगा, लेकिन उसने राइट पोल पे जाना है या लेफ्ट पे जाना है ये डिटरमिन करने वाला जो है वो कोई नहीं होगा, वो कहीं भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनके किस रुख पे आकर काइनेटोकोर जुड़े हैं, ठीक है। मतलब एक एक दफा क्रॉसिंग ओवर हुई तो वो ऐसे थे, जैसे मेरा राइट हैंड ऊपर है, ठीक है। दूसरी दफा जब मियोसिस की बारी आई तो वो ऐसे हो गए। अब ये टोटल रैंडम हो जाती है, एक दफा ऐसे थे अब ऐसे हो गए। तो अब यहां पर आप क्या कहेंगे कि क्या हर दफा राइट वाला ऊपर आएगा? नहीं, हर दफा राइट वाला ऊपर नहीं आएगा क्रोमोसोम, हो सकता है नेक्स्ट टाइम लेफ्ट वाला क्रोमोसोम ऊपर आ जाए, इसको ऐसे कह लीजिए। अब अगर ऊपर वाले ने लेफ्ट जाना है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि अगली दफा नीचे वाला लेफ्ट चला जाए, तो इस वजह से आप इसको कहते हैं कि ये टोटली रैंडम है। जी, और कोई सवाल? ये बच्चे किधर गए?